Audio Jungle. Hello, Namaste. Welcome to Authors Talk by Trishna. द अयोध्या अलायंस के हिंदी ट्रांसलेशन में आप सभी का स्वागत है। बाखलो बैक्ट्रिया, वर्तमान बल्ख, अफगानिस्तान, लगभग 2000 साल पहले। राज्य की राजधानी बाखलो के आसपास का इलाका, जमीन और उसके निवासियों दोनों के लचीलेपन का प्रमाण था। विस्तृत क्षेत्र बैक्ट्रिया प्रकृति की अपरिमित शक्ति और मानवीय दृढ़ संकल्प के बीच नाजुक संतुलन का उदाहरण था। विशाल आकाश के नीचे लहराते मैदान और बंजर खेत फैले हुए थे, जिनमें मजबूत घास और जंगली फूलों के जीवंत गुच्छे बिखरे हुए थे। किसान हल का विरोध करने वाली सूखी जमीन में हल चला रहे थे और उस जमीन से फसलें उगा रहे थे। जहां सूखा और धूल भरी आंधियां आम दुश्मन थी, दूर ऊंचे पहाड़ पहरा दे रहे थे। उनकी बर्फ से ढकी चोटियां ऊपर के साफ नीले रंग से बिल्कुल अलग थी। बाखली की आत्मा उसके केंद्र में स्थित छोटे से कस्बे में भी महसूस की जा सकती थी। हवा सुगंधों का मिश्रण, खाने के आग से उठता धुआं, जानवरों की मिट्टी जैसी सुगंध और नई जुताई की गई मिट्टी की ताजगी प्रत्याशा से गुलजार थी। इस कस्बे के हृदय में कुजुला कटफिसिस का भव्य महल था। ये विशाल संरचना हेलेनिस्टिक शालीनता और तोखारियन शक्ति का सम्मिश्रण सम्राट की दूरगामी अधिकार का प्रतीक थी। इसकी मजबूत दीवारें और विस्तृत नक्काशी उसकी शक्ति की मूक याद दिलाती थी। उस दिन पूरे शहर में उत्साह का माहौल था। कौशल से एक रिले संदेशवाहक अपनी यात्रा पूरी करके गया था। रिकॉर्ड 32 दिनों में कुषाण रिले प्रणाली, जिसमें नियमित रूप से सैनिकों और घोड़ों की भरमार होती थी, अपनी गति और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध थी। दूध का घोड़ा पसीने से लथपथ और धूल से सना हुआ महल के द्वारों से गर्जना करता है, अपने आगमन की सूचना सबको देता हुआ। अपने मिशन की तात्कालिकता सभी के लिए स्पष्ट थी। मुख्य द्वार पर घोड़े से उतरते ही दूत को शाही पहरेदारों ने तेजी से सभा कक्ष में पहुंचाया। ये एक विशाल स्थान था जो गंभीरता और वैभव से भरा हुआ था। सैकड़ों मशालें जल रही थीं, जिनकी लपटें टिमटिमाती परछाइयां बना रही थीं, जो ऊंचे स्तंभों और ऊंची छत पर नाच रही थी। कक्ष का विशाल आकार अंदर मौजूद सभी लोगों को बौना बना रहा था और वे अपने ऊंचे मंच पर बैठे सम्राट कुजुल कटफिसिस की चौकस निगाहों के नीचे महज
कण मात्र रह गए थे। मशाल की रोशनी में कटफिसिस की रेशमी कमीज झिलमिला रही थी। उसकी बारीक कढ़ाई रोशनी को अपनी ओर खींच रही थी। उसके चौड़े कंधों पर एक फर का लबादा लिपटा हुआ था, जो उसके प्रभावशाली रूप को और भी निखार रहा था। उसके नैन नक्श तीखे थे, उसकी पैनी निगाहें पैनी थी। उसकी सजी धजी दाढ़ी, जो कीमती रत्नों से जड़े सुनहरे मुकुट से सजी और संवरी हुई थी, शक्ति का प्रतीक थी। उसका हर भाव, हर हाव भाव, सिंहासन पर जानबूझकर उंगली का थपथपाना, सहमति का लगभग अदृश्य सा इशारा एक नियंत्रित अधिकार का भाव व्यक्त कर रहा था। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो सम्मान और भय पैदा करता था। एक ऐसा नेता जिसकी उपस्थिति ही आज्ञाकारिता की मांग करती थी। विदूषिका से कोई समाचार? कटफिसिस ने पूछा। उसका प्रश्न पूरे हॉल में गूंज उठा। जैसे ही युवा संदेश वाहक ने झुककर प्रणाम किया, प्रश्न हवा में लटक गया, जिससे कमरे में तनाव और बढ़ गया। संदेश वाहक ने जल्दी से सम्राट के सेवकों को एक पुस्तक भेंट की, जिन्होंने उसे अपने शासक को दे दिया। कटफिसिस ने इसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि इसे अपने प्रधानमंत्री को दे दिया। प्रधानमंत्री ने अपने स्वामी को संदेश पढ़कर सुनाने से पहले उसका अध्ययन किया। ऐसा करते हुए उनकी पतली कोम की मूछें कांप रही थी। राजा के चेहरे पर जिज्ञासा से झुंझलाहट का भाव आ गया जब उन्होंने एक बार फिर विदूषिका द्वारा बताए गए बहाने सुने। जब प्रधानमंत्री संदेश के अंत में पहुंचे तो कटफिसिस ने अधीर होकर पूछा, आपकी क्या सलाह है? मैंने कौशल पर विजय प्राप्त करने और उस पर शासन करने के लिए अपनी सेना भेजी थी और विदूषिका को साकेत में अपना राज्यपाल नियुक्त किया था। तब से कई गुप्तचरों ने हर जगह खोजबीन की है, लेकिन असफलता ही मिली है। ये जगह महलों, मंदिरों, उपवनों और कुओं से अटी पड़ी है। कई गुप्तचर लापता भी हो गए हैं। विदूषिका की कूटनीतिक कोशिशों से कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री, एक अनुभवी प्रशासक जिन्होंने अनगिनत विजय अभियानों में राजा का साथ दिया था, कूटनीति और बल के नाजुक संतुलन को समझते थे। उन्होंने बल्ख, गांधार, कुरु, पांचाल और कौशल सहित कई क्षेत्रों को कटफिसिस के शासन में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरबार में केवल कुछ ही लोग सम्राट से सच बोलने का साहस रखते थे। ये व्यक्ति उनमें से एक था। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों पर विचार करते हुए सावधानी से अपनी मूंछों पर ताव दिया। उन्होंने संदेश के गहरे अर्थ को समझाया। उस पतली रेखा को जो नपे तुले अनुनय विनय और निर्णायक कार्रवाई के बीच का अंतर बताती है। उन्होंने शुरू किया, हे सम्राट, सत्ता के मामलों में आपकी बुद्धिमता सर्वविदित है। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं, रेशमी दस्ताने में अक्सर लोहे की मिट्टी छिपी होती है। कुषाण दर्शन की विशिष्टता वाला ये उत्तर उनकी शक्ति और कूटनीति के अद्भुत मिश्रण को दर्शाता था। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने उन्हें एक विशाल और निरंतर विस्तारित साम्राज्य बनाने में मदद की थी। बड़बड़ाहट की एक लहर मानो किसी लहर के पार उठ। शांत तालाब के पास दरबार से गुजरते हुए एकत्रित प्रभुओं और अधिकारियों ने अपने शासक के अगले कदम पर विचार किया।
कटफिसेस अपने सिंहासन पर पीछे झुक गया। उसकी उंगलियां आर्म रेस्ट पर थपथपा रही थीं। उसने स्वीकार किया, विदूषिका ने अपना काम पूरा कर दिया है, लेकिन यह देरी अस्वीकार्य है। हम इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दे सकते। वह प्रधानमंत्री की ओर मुड़ा। विदूषिका को संदेश भेजो। शांत, गुप्त और सौम्य कूटनीति विफल हो गई है। अब बल प्रयोग की प्रभावी होगा। उसे असफलता के परिणामों की याद दिलाओ और सफलता के पुरस्कारों की। दूत सावधान मुद्रा में खड़ा प्रधानमंत्री के जवाब का इंतजार कर रहा था। सबकी निगाहें उसके जाने पर टिकी थीं। सम्राट का आदेश हवा में भारी पड़ रहा था। फिर कटफिसेस ने अपने प्रधानमंत्री को पास आने का इशारा किया। उसकी आवाज धीमी थी। हमारे विशेष बल तैयार करो। अगर विदूषिका अपना काम पूरा करने में असमर्थ साबित होता है तो हमें कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी सम्राट, प्रधानमंत्री ने सिर झुकाकर कहा। आपकी योजनाएं अत्यंत कुशलता से क्रियान्वित की जाएंगी। कटफिसेस ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों का अवलोकन किया। उनकी नजरें हर व्यक्ति पर टिकी रहीं। उनकी आवाज हालांकि धीमी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी शक्ति थी जो पूरे कक्ष में गूंज उठी। उन्होंने कहा, ये याद रखना, हमारा साम्राज्य हमारी इच्छा शक्ति के बल पर बना है, लेकिन कभी कभी इसे लागू करने के लिए एक तेज तलवार की जरूरत होती है। कटफिसेस को पता था कि इनमें से सबसे तीक्ष्ण शक्ति द्वैतलिंगम नामक वस्तु से आती है। कोनादित्य माहुदाड़ी, प्रेजेंट डे कोणार्क, उड़ीसा, इंडिया। लगभग 400 साल पहले मई 610 के उस दिन कोणादित्य, जिसे कोणार्क भी कहते थे, में भीषण गर्मी पड़ रही थी। तट के पास हलचल जोरों पर थी। पसीने से तरबतर पुर्तगाली नाविकों और स्थानीय मजदूरों का एक समूह सूर्य मंदिर के खंडहरों से एक विशाल चुंबक पत्थर को खींचने के लिए संघर्ष कर रहा था। 52 टन का ये विशाल पत्थर वर्षों पहले मंदिर परिसर से बंदरगाह पर गिरा था और तब से इसके चुंबकीय क्षेत्र ने वहां से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन में बाधा डाली है। कैप्टन रॉड्रिक्स एक अनुभवी नाविक, जिनकी दाढ़ी थोड़ी तीखी थी, इस अभियान की देखरेख कर रहे थे। उनके बगल में विनायक नाम का एक भारतीय गाइड खड़ा था, जो अपने स्थानीय ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। रॉड्रिक्स ने उसे उस पत्थर का पता लगाने और उसे हटाने की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। ये पत्थर हमारी सारी समस्याओं की जड़ है, रॉड्रिक्स ने माथे से पसीना पोंछते हुए बुदबुदाया। हर बार जब हम इस पानी में चलते हैं तो हमारे जहाज रास्ता भटक जाते हैं। हमारे कंपास बेतरतीब ढंग से घूमते हैं। हम इसे यहीं रहने और अपनी यात्राओं में तबाही मचाने की इजाजत नहीं दे सकते। विनायक ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं समझ गया कैप्टन, लेकिन ये पत्थर एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। ये पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा लगभग 360 साल पहले बनवाए गए सूर्य मंदिर के खंडहरों से संबंधित है। कैप्टन, ये मंदिर सूर्य देव के सम्मान में बनवाया गया था। रॉड्रिक्स की दिलचस्पी जाग उठी। तो फिर बंदरगाह के पास इतना शक्तिशाली चुंबक क्यों रखा गया है, जहां ये नौवहन में बाधा डालता है? विनायक ने दूर स्थित ढहते खंडहरों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया,
ये चुंबक पत्थर बंदरगाह में कभी नहीं रखा जाना था। मंदिर चुंबकों की एक श्रृंखला से बनाया गया था। कारीगरों ने हर पत्थर के बीच लोहे की प्लेटें सावधानी से रखी थीं, जो शीर्ष पर चुंबक पत्थर तक पहुंचती थीं, जिससे एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनता था। कैप्टन इस व्यवस्था के कारण उच्च लौह तत्व से बनी सूर्य की मूर्ति हवा में तैर सकती थी। उड़ना किस उद्देश्य से? रॉड्रिक्स ने पूछा। विनायक मुस्कुराए। इसका राज नाम में ही छिपा है। कोणार्क दो संस्कृत शब्दों कोण अर्थात कोण और अर्क अर्थात सूर्य से मिलकर बना है। इसलिए कोणार्क का अर्थ सूर्य का कोण होता है। ये रुका, उसकी आवाज गर्व से भर गई। मंदिर का निर्माण इतनी खगोलीय सटीकता से किया गया था कि साल की कुछ खास समय में सुबह के सूरज की पहली किरणें सीधे गर्भगृह पर पड़ती थीं, और कहा जाता है कि सूर्य देव की मूर्ति की नाभि में जड़े हीरे और परावर्तित होती थी। रॉड्रिक्स ने विनायक को संदेह भरी नजरों से देखा। उसने सोचा, क्या ये कहानी सच हो सकती है? लेकिन जैसे जैसे विनायक मंदिर की संरचना के अवशेषों की ओर इशारा करते रहे, रॉड्रिक्स अंततः उसकी भव्यता पर अचंभित हो गए। नाविकों का काम जारी रहा। विनायक रॉड्रिक्स को खंडहरों की ओर ले गए। उन्होंने बताया, मंदिर को सूर्य के रथ जैसा बनाया गया था। 7 घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले इसके 12 जोड़ी अति सुंदर ढंग से सजाए गए पहिए वास्तव में असाधारण रूप से सटीक सूर्य घड़ियां हैं। लेकिन ये खंडहर क्यों हैं? रॉड्रिक्स ने मंदिर परिसर के पास पहुंचते ही टूटे हुए पत्थरों की ओर इशारा करते हुए पूछा। विनायक ने उत्तर दिया, मुख्य गर्भगृह 40 साल पहले ढह गया। बंगाल के सुल्तान के सेनापति काला पहाड़ ने इसे नष्ट कर दिया था। सुलेमान खान का रानी, उन्होंने ऊपर से लोडस्टोन को उखाड़ दिया, जिससे मंदिर का नाजुक संतुलन बिगड़ गया। चुंबकीय लगर के बिना संरचना का अधिकांश भाग ढह गया। ऐसी अद्भुत चीज बनाने की कुशलता किसके पास थी? रॉड्रिक्स ने आश्चर्य से पूछा। राजा ने बीसू महाराणा नाम के एक कुशल निर्माणकर्ता को नियुक्त किया था। उसके पास ऐसे औजार और ज्ञान थे जो अब हमारे लिए लुप्त हो चुके हैं, और जो द्वैतलिंगम रक्षक कहे जाने वाले लोहारों की पीढ़ियों से चले आ रहे थे। विनायक ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर हल्का सा दुख छा गया। लेकिन वास्तुकार और राजमिस्त्री लोहार नहीं, मंदिर बनाते हैं। रॉड्रिक्स ने प्रतिवाद किया। सच है, लेकिन बीसू महाराणा का ज्ञान केवल धातु तक ही सीमित नहीं था, विनायक ने कहा। वे मैग्नेटाइट के उस्ताद, तलवारबाज और छैनी व अन्य औजारों के इस्तेमाल में कुशल शिल्पकार थे। किंवदंतियों में उन्हें 208वें द्वैतलिंगम रक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। रॉड्रिक्स रुक गए और परियोजना की जटिल बारीकियों और इस कल्पना को साकार करने के लिए जरूरी विशेषज्ञता को समझने लगे। और अब ये इमारत खंडहर में पड़ी है, उन्होंने बुदबुदाया। बर्बर लोगों के खिलाफ उन्नत तकनीक का क्या काम? इस बीसू महाराणा का क्या हुआ? अंततः उसने रुचिपूर्वक झुकते हुए पूछा। कप्तान, उसकी कहानी बड़ी दुखद है, विनायक ने धीरे से कहा। मंदिर का निर्माण समय से पीछे हो गया। उसकी कला के रहस्यों को बहुत कम लोग समझ पाए। फिर निर्माण पूरा होने से पहले ही बीसू महाराणा का निधन हो गया। ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदियों के बहकावे में आकर राजा ने बीसू के पुत्र धर्मपद को काम जारी रखने के लिए मजबूर किया।
बीसू की विधियों से अच्छी तरह वाकिफ उनके पुत्र ने लगभग असंभव समय सीमा में परियोजना पूरी कर ली, लेकिन उसके तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु थकावट और निर्जलीकरण से हुई। कुछ लोग आत्महत्या की बात कहते हैं। और उसके शिल्प, औजारों और तकनीक के रहस्य? रॉड्रिक्स ने पूछा। विनायक ने जवाब दिया, उनका भाग्य एक रहस्य बना हुआ है। हो सकता है कि ज्ञान उनके साथ ही नष्ट हो गया हो या दूसरों को मिल गया हो। सोमनाथ का भव्य हवा में तैरता हुआ शिवलिंग, अंकोर और कैलाश के जटिल नक्काशीदार मंदिर, ये सब एक साझा ज्ञान सामग्रियों पर उस महारत की ओर इशारा करते हैं जिसने इंजीनियरिंग की ऐसे कारनामों को संभव बनाया। हो सकता है कि तकनीक बची हुई हो, बिखरी हुई हो, छिपी हुई हो और फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही सूरज क्षितिज की ओर डूबा, पुर्तगाली दल ने आखिरकार उस भारी पत्थर को सुरक्षित कर लिया और उसे एक बजरे पर लाद दिया। वे अपनी कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गए और उस भारी पत्थर को अपने जहाज के पीछे खींचते रहे। रॉड्रिक्स और विनायक इतिहास की वंदती कला और विज्ञान के इर्द गिर्द घूमती अपनी बातचीत में खंडरों का अन्वेषण करते रहे। मंद पड़ती रोशनी एक खोई हुई दुनिया के अवशेषों पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। जैसे ही वे एक बार फिर तटरेखा के पास पहुंचे, रॉड्रिक्स ने बजरे पर एक नजर डाली। ऑपरेशन शुरू होने के बाद पहली बार उसके मन में संदेह पैदा हुआ। कहानियां, श्रद्धा, संरचना की अद्भुत चमक, ये सब सिर्फ मिथक तो नहीं थे, है ना? शायद ये पत्थर सिर्फ नौवहन में बाधा डालने वाला नहीं था। रॉड्रिक्स को अपनी रीढ़ में सिरहन सी महसूस हुई। जहाज पर तो बिजली का खंभा था, लेकिन जमीन मानो खामोश चेतावनी में गुनगुना रही थी। उसे एहसास हुआ कि कुछ ताकतें कभी छोड़ी नहीं जा सकती। सेयोंगसान गारक संघ, वर्तमान सियोंगजू काउंटी, दक्षिण कोरिया, लगभग 2000 साल पहले। तलहे अपने कमरे में वापस चला गया, बिस्तर में धंस गया और आंखें बंद कर ली। उसका मन जागने और नींद के बीच झूल रहा था। वह दीवार पर जलती मशाल को घूर रहा था, लौ के नृत्य को देख रहा था। अनाथालय को तबाह करने वाली आग की यादें उसके मन को कौंध रही थीं। आतंक से भरी चीखों का एक निरंतर चक्र, धुएं की तीखी गंध, लपटों की चटकती गर्जना। फिर यादें बदल गईं। उस दिन पहले मिन्हो पर उसकी खोखली जीत याद आ गई। एक अर्थहीन विजय जो कोई सांत्वना नहीं देती थी। उसके विचार उसके माता पिता की ओर चले गए, जिन चेहरों को वो मुश्किल से याद रख पा रहा था। समय और आग में उसे मिले आघात से धुंधले उसे बस कुछ अंश याद थे। एक कोमल मुस्कान, लोरी की गर्म लय और फिर डर के झटके, एक चीख और सन्नाटा। अंततः उसका मन अनाथालय में लौट आया, जिसकी यादें वर्षों के जीवन के नीचे दबी हुई थीं। अनाथालय के दीवारों के ठीक बाहर चांग बेकरी उसके लिए सुकून और दुख दोनों का स्रोत रही हैं। उसे ताज़ी ब्रेड और स्वादिष्ट पेस्ट्री की मादक सुगंध याद आ गई, जो कभी कभी अनाथालय में आती थी और मालिक की उस दयालुता की याद दिलाती थी जो वह कभी कभी उसके साथ साझा करता था। बच्चों के साथ ना बिका सामान। आग ने सब कुछ बदल दिया था। उसकी निर्दयी लपटों ने न सिर्फ बेकरी को बल्कि आधे अनाथालय को भी अपनी चपेट में ले लिया था। 17 बच्चों में से केवल 6 ही आग की लपटों से बच पाए थे। उनकी बेफिक्री भरी जिंदगी हमेशा के लिए बिखर गई थी। जीवित बचे 2 बच्चों
तलहे और किम सूरो ने शुरुआत में माता पिता के खोने के अपने आपसी अनुभव से सांत्वना पाई थी। अनाथालय में शुरुआती कुछ हफ्तों तक वे एक दूसरे से चिपके रहे, खाना बांटते रहे, यादें ताज़ा करते रहे और खामोश दुख साझा करते रहे। ये एक क्षणिक लेकिन गहरी नज़दीकी थी, लेकिन अनाथालय में समय बीतने के साथ उनका बंधन कमज़ोर पड़ने लगा। गोद लिए जाने के बाद उनके रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए। किम सूरो, जिन्हें प्यार से सोजू कहा जाता था, को ग्युंगवान के सरदार किम सियोक ने गोद ले लिया। तलहे को सेओंगसान के सरदार जंगसू ने गोद ले लिया। उनकी नई जिंदगी काफी अलग थी, लेकिन उनका साझा अतीत, अनाथालय में बीता गया समय उन दोनों को आकार देता रहा। आग लगने से पहले के दिन खुशी और गम से भरे थे और बच्चे अनाथालय के माहौल में सुकून पा रहे थे। भले ही उन त्रासदियों ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया था, अपनी तेज बुद्धि और फुर्तीली प्रतिक्रियाओं से तलहे अक्सर उनके खेलों में छा जाता था। वे एक स्वाभाविक नेता, चतुर, रचनात्मक और बेहद प्रतिस्पर्धी था, लेकिन सोजू अपने सहज आकर्षण और सहज स्वभाव से अपने आसपास के सभी लोगों का दिल आसानी से जीत लेता था। एक ठंडी सुबह बच्चे अपने रोजमर्रा के कामों के लिए आंगन में इकट्ठा हुए। सोजू अपनी संक्रामक मुस्कान से दिन को रोशन कर रहा था, छोटे बच्चों की मदद करने में व्यस्त था। तलहे दूर से देख रहा था, उसका जबड़ा भींचा हुआ था। उसने पिछले दिन एक टूटी हुई बाड़ के एक हिस्से की मरम्मत में बिताया था, उस उम्मीद में एक सख्त प्रधान अध्यापक से कम एक बार तो उसे स्वीकृति मिल ही जाएगी। लेकिन हमेशा की तरह आकर्षक सोजू, उसके अच्छे कामों ने तलहे की मेहनत पर पानी फेर दिया। तलहे के अंदर तीव्र आक्रोश उमड़ पड़ा। वे चीखना चाहता था मान्यता मांगने के लिए, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा लिया। उसे एहसास हुआ कि उस युद्ध की एक और लड़ाई थी जिसे जीतने के लिए वह दृढ़ था। जल्द ही तनाव रोजमर्रा के कामों से आगे बढ़ गया। सोजू, जो ज्ञान को जल्दी ग्रहण करने और याद रखने में माहिर था, जिसका दिमाग स्पंज जैसा था, उनकी कक्षाओं में अव्वल रहा। ज्ञान, सहज समझ तलहे के लिए लगातार निराशा का कारण बनी। यहाँ तक कि उसके साहित्य शिक्षक, एक बुद्धिमान वृद्ध ओझा, भी अक्सर सोजू को एक आदर्श उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते थे। तलहे हालांकि उतना ही दृढ़ था। उसे गति बनाए रखने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती थी। लगातार तुलना और सोजू की प्रशंसा ने तलहे के दिल में नफरत की आग को और भड़का दिया। एक दिन दोनों युवा एक दूसरे के खिलाफ अपनी चपलता और ताकत की परीक्षा कर रहे थे। आमने सामने थे। एक चुनौतीपूर्ण बाधा दौड़। ताल्हाई की आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थी, अंतिम रेखा पर टिकी थी। यही उसका मौका था अपनी श्रेष्ठता साबित करने का, आखिरकार सोजू को पछाड़ने का। जैसे ही शुरुआती घंटी बजी, उसने खुद को पूरी ताकत से झोंक दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर बाधा पार होती गई। हर घास का ढेर उसके धैर्य और दृढ़ता का प्रमाण था। उसने अंतिम रेखा पार की। उसकी छाती धड़क रही थी, उसका चेहरा जीत से लाल था। लेकिन जैसे ही वह अपनी जीत का स्वाद लेने के लिए मुड़ा, उसके मुंह में एक कड़वा स्वाद भर गया। उसने देखा कि सोजू दौड़ के बीच में ही एक और बच्चे की मदद करने के लिए रुक गया था, जो गिर गया था और जिसके पैर से खून बह रहा था। ये जयकार ताले की जीत के लिए नहीं, बल्कि सोजू की करुणा के लिए थी। ताले ने बनावटी उत्साह से सोजू को बधाई देते हुए मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर ईर्ष्या और क्रोध भड़क उठा।
जीत का स्वाद पहले कभी इतना बुरा नहीं लगा था। उस रात तलहे शयन गृह के घुटन भरे अंधेरे में जागता रहा। सोजू की लयबद्ध सांसें उसे लगातार उसकी मौजूदगी का एहसास दिला रही थी। तलहे ने गुस्से से सोचा, हीरो मैं हूं, वो नहीं। अगले दिन जब तलहे स्कूल के सब्जी के खेत में काम कर रहा था तो उसके गुस्से को उसकी कुदाल की तेज धार ने हवा दी। उसके उन्माद ने उसके शिक्षक का ध्यान अपनी ओर खींचा। बूढ़े ने उसके अंदर की उथल पुथल को भांपते हुए उसके कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। उसने धीरे से कहा, तलहे, मैं तुम्हारे दिल में चल रहे संघर्ष को देख रहा हूँ। ईर्ष्या को अपने अंदर ना समा जाने दो। तुम में से हर एक में अनोखी क्षमताएं हैं, तुलना की कोई गुंजाइश नहीं है। तलहे की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन हमेशा वही पसंदीदा क्यों होता है? मुझे कभी अच्छा क्यों नहीं समझा जाता? उसने भावुकता से भरी आवाज में पूछा। साधु ने आ भरी। उसकी नजर तलहे की तड़पती आत्मा में समा गई। बात किसी और से बेहतर होने की नहीं है तलहे, उसने कहा। बात है अपने रास्ते, अपनी ताकत को अपनाने की। सोजू का प्रकाश तुम्हारे प्रकाश को कम नहीं करेगा। अपना प्रकाश खुद खोजो और वह चमक उठेगा। तलहे के ईर्ष्यालु हृदय ने भिक्षु की बातों को अस्वीकार कर दिया। सोजू के प्रति उसकी नाराजगी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही थी और अपने प्रतिद्वंदी से आगे निकलने के उसके दृढ़ संकल्प में निहित थी। समय के साथ उसके भीतर ईर्ष्या की सुलगती हुई चिंगारी एक अखंड ज्वाला में बदल गई, ठीक उसी तरह जैसे एक बार उसके बचपन को जलाकर राख कर दिया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल फिर आपसे मिलूंगी नए एपिसोड्स के साथ द अयोध्या अलायंस हिंदी ट्रांसलेशन में।